जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, जिनका कार्यकाल 21 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। चंद्रशेखर का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। चंद्रशेखर का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल 1 जून 1996 से 24 अप्रैल 1997 तक रहा। एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल 1 जून 1996 से 24 अप्रैल 1997 तक रहा। आई.के. गुजराल का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। आई.के. गुजराल का कार्यकाल 1 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके बाद प्रधानमंत्री रहे, जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, या 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने और अभी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने और अब तक यही प्रधानमंत्री हैं। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का। जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा 13 दिन का। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे छोटा रहा 13 दिन का। एच.डी. देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत
से बाहर ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्र विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 में यह दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नोट: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। यह मात्र 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। अब हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदीन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है या विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट: मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। मंत्रालयों को वित्त संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। संघीय संसद: भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा उच्च सदन: राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में दी गई है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 के 1 में यह दिया गया है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अब देखेंगे कौन से राज्य में राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या 31 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 19 है। तमिलनाडु 18। तमिलनाडु में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 18 है।
बिहार में 16, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, पश्चिम बंगाल 16। कर्नाटक में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 12 है, कर्नाटक 12। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में सदस्यों की संख्या 11 है। गुजरात में 11, गुजरात में सदस्यों की संख्या 11 है। तेलंगाना में 7, तेलंगाना में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 है। झारखंड में 6 है, झारखंड में सदस्यों की संख्या 6 है। छत्तीसगढ़ में 5 है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 5 है। हरियाणा में 5 है, हरियाणा में सदस्यों की संख्या 5 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है। उत्तराखंड में 3 है, उत्तराखंड में 3 है। नागालैंड में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है, नागालैंड में सदस्यों की संख्या 1 है। मिजोरम में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है, मिजोरम में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। मेघालय में 1 है, मेघालय 1। ओडिशा में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है, ओडिशा में 10 है। राजस्थान में 10, राजस्थान 10। केरल 9, केरल 9। पंजाब 7, पंजाब 7। असम 7। मणिपुर में 1, मणिपुर में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 1 है। त्रिपुरा 1, त्रिपुरा 1। सिक्किम 1, सिक्किम 1। अरुणाचल प्रदेश 1, अरुणाचल प्रदेश 1। और गोवा में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है, गोवा में 1। संघीय क्षेत्र में देखेंगे, जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 4 है, जम्मू कश्मीर में 4। पुडुचेरी में 1, पुडुचेरी में 1। और दिल्ली में 3, दिल्ली में 3। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णामूर्ति राव, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति हैं श्री SV कृष्णामूर्ति राव। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। नोट: जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं, यह सदस्य कौन कौन है? इंदिरा गांधी 1966-67 में यह प्रधानमंत्री बनी। HD देवगौड़ा यह 1996 में प्रधानमंत्री बने और 97 तक प्रधानमंत्री रहे। IK गुजराल 1997 में प्रधानमंत्री बने, 1998 तक यह प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 में प्रधानमंत्री बने और 2014 तक यह प्रधानमंत्री रहे। यह सभी राज्यसभा के भी सदस्य थे: इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। संसद भवन यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। एक बार फिर से देखेंगे संसद भवन के बारे में। यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 के 1 के अंतर्गत धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नोट: राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व द्वीप और लक्षद्वीप का। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दी गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले, यह कौन कौन थे? डी आइजनहॉवर 1959, डी आइजनहॉवर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बिल क्लिंटन 2000 और बराक ओबामा 2010 में, बराक ओबामा 2010 में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, रिचर्ड निक्सन 1969 में, रिचर्ड निक्सन 1969 में और जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में। चलिए अब हम लोग देखेंगे लोकसभा के बारे में, जिसके बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। नोट: 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटें की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। मतदाता है यहाँ पर 33,68,399। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। मतदाता की संख्या है 33,68,399। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। मतदाता की संख्या है 39,033। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। मतदाता की संख्या है 39,033। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख का 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख का 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 और 332। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 में के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न है। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यताएं हैं उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरा, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर ना हो। चौथा, वह पागल व दिवालिया ना हो। लोकसभा में सदस्यों की संख्या देखेंगे, किस राज्य में कितनी संख्या है लोकसभा में सदस्यों की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, ओडिशा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13। पंजाब में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 13 है। छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश में सदस्यों की संख्या 2 है। अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2। त्रिपुरा में लोकसभा में सदस्य की संख्या 2 है। सिक्किम में 1, नागालैंड 1 और मिजोरम में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। मिजोरम में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 है।
वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर ना हो और वह पागल व दिवालिया ना हो। यह सभी अनिवार्य योग्यताएं हैं जो लोकसभा की सदस्य के लिए अनिवार्य हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970, 1977, 1979, 1984, नवंबर 1989, मार्च 1991, दिसंबर 1997 तथा अप्रैल 1999 में किया गया है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा की कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी देश में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी, अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती, अनुच्छेद 100 के 4 के अंतर्गत। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 55 सदस्य होता है। संघीय क्षेत्र में देखेंगे लोकसभा में सदस्यों की संख्या। दिल्ली में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 7 है। दिल्ली 7, जम्मू कश्मीर 5, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर व नगर हवेली 2, दमन एवं द्वीप, दादर व नगर हवेली, दमन एवं द्वीप 2, अंडमान निकोबार 1 और लक्षद्वीप में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 है, लक्षद्वीप 1। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। नोट: अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के 2 द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा, अनुच्छेद 118 के 3 के अंतर्गत। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 118 के 4 के अंतर्गत। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किए जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, अनुच्छेद 108 के 4 के अंतर्गत। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त लैप्स नहीं होता है, अनुच्छेद 107 के 3 के अंतर्गत। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होता है, अनुच्छेद 107 के 4 के अंतर्गत। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा, अनुच्छेद 107 के 5 के अंतर्गत। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नोट: भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष देखेंगे। लोकसभा और उनके अध्यक्ष। पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम आयंगर। पहली अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरे अध्यक्ष थे एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरे अध्यक्ष थे एम अनंत शयनम आयंगर। तीसरी हुकुम सिंह। चौथी नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। चौथी नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और बलिराम भगत। पांचवी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और बलिराम भगत। छठी नीलम संजीव रेड्डी और के.एस. हेगड़े। छठी नीलम संजीव रेड्डी और के.एस. हेगड़े। सातवीं बलराम जाखड़। सातवीं बलराम जाखड़। आठवीं बलराम जाखड़। आठवीं बलराम जाखड़। नौवीं रवि राय। नौवीं रवि राय। 10वीं शिवराज वी पाटिल। 10वीं शिवराज वी पाटिल। 11वीं पी.ए. संगम। 11वीं पी.ए. संगमा। 12वीं जी.एम.सी. बाल योगी। 12वीं जी.एम.सी. बाल योगी। 13वीं जी.एम.सी. बाल योगी और मनोहर गजानंद जोशी। 13वीं जी.एम.सी. बाल योगी और मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं सोमनाथ चटर्जी। 14वीं सोमनाथ चटर्जी। 15वीं मीरा कुमार। 15वीं मीरा कुमार। 16वीं सुमित्रा महाजन। 16वीं सुमित्रा महाजन और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला। 17वीं ओम बिरला। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार क्या क्या हैं। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। दूसरा है किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। तीसरा है वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। चौथा है संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। पांचवा है विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। छठा है संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। सातवां अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आठवां यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। नोट: न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। न्यूनतम 55 संसद वाला सदस्य लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1954 तक रही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 के 1 के अंतर्गत संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी। अनुच्छेद 100 के 2 के अंतर्गत संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है।
बिना अध्यक्ष के अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 101 के 4 के अंतर्गत संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नोट: संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 120 के 1 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में इनके बारे में है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य देखेंगे। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक यह दिया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों में समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन नहीं हुए हैं। यह इस बात की संपरीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151 के 1 के अंतर्गत यह है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नोट: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 का 1 भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 114 के 3 के अंतर्गत। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। नोट: चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। पहला, राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता और अन्य व्यय। दूसरा, राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। चौथा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। पांचवा, ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। छठा, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट। सातवां, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां देखेंगे। पहला, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाएगा। तीसरा, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखानुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। चौथा, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ पारित किया जाता है। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। संविधान का अनुच्छेद 267 में संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1905 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। यह 3 विधि देखेंगे। पहला, साधारण विधि द्वारा। संसद की साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है।
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों के विधेयक पारित हो जाए